सभी बालकों और बालिकाओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इस लेक्चर में हम लोग किसी भी बिंदु पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने अक्षीय स्थिति पढ़ लिया है, याद है कुछ? अक्षीय स्थिति पढ़ लिया है, निरक्षीय स्थिति पढ़ लिया है, और अब बात है कि अगर बिंदु इस अक्षीय रेखा पे ना हो, इस निरक्षीय रेखा पे ना हो, कहीं भी हो, इसे ही तो कहते हैं एनी पोजीशन। किसी बिंदु पर, बिंदु इस वाले लाइन पे नहीं है, बिंदु इस वाले लाइन पे नहीं है, बिंदु कहीं भी है, बिंदु इधर हो सकता 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 है, इसे ही कहते हैं एनी पोजीशन। तो चलिए आइए मेरे साथ देखते हैं कि किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों को लेना पड़ेगा एक इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल समझते हैं ना आप? मैं आगे यहां ले रहा हूं, तो मैं ले लेता हूं एक इलेक्ट्रिक डाइपोल जो कि प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है। ये हो गया माइनस क्यू और ये हो गया प्लस क्यू। जरा ध्यान दीजिएगा आप, ये है माइनस क्यू, ये है प्लस क्यू। ओके, इस बिंदु को आप ए नाम दे सकते हैं, इस बिंदु को आप बी नाम दे सकते हैं। तो क्या लिखेंगे आप? माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है। ये सब आपको एग्जाम में लिखना होता है बच्चा। द्विध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है। और मैं इतना अच्छा नोट्स इसलिए बनाता हूं बच्चा, क्योंकि ये आपको पीडीएफ के फॉर्म में मिलता है। और पीडीएफ के फॉर्म में कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम चैनल पर। और नीचे है उसका लिंक, टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आप जितने भी लेक्चर आप यहाँ पे अटेंड करते हैं उन सभी के नोट्स आपको मिलेंगे लेक्चर वाइज टेलीग्राम चैनल पे। नीचे जाइए, लिंक पे क्लिक कीजिए और अपना नोट्स पाइए। तो चलिए, एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है। और एक चीज और, उसकी लंबाई 12 है। अब जानते हैं, नो दिक्कत, लिख देता हूं। उसकी लंबाई कितनी है? उसकी लंबाई 2L है, लेकिन दिखाया नहीं मैंने। ओके, इसका मध्य बिंदु ले लो, ये होगा मध्य बिंदु। ओके, और इसकी लंबाई 12 होगी। मैं किन्हीं कारणों से इस लंबाई को यहां दिखा नहीं रहा हूं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि कारण क्या है, लेकिन किन्हीं भी कारणों से मैं इस लंबाई को यहां दिखा नहीं रहा हूं। लेकिन आप जानते हैं कि उसकी लंबाई कितनी है? उसकी लंबाई 12 है। ओके, और एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज जो हम अभी तक नहीं लिखे हैं, उसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। उसका द्विध्रुव आघूर्ण कितना होता है? द्विध्रुव आघूर्ण P है, स्मॉल p है। P बराबर क्या हो जाएगा? Q इंटू 2L। ये याद रखिए, याद भी होगा आपको। द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? द्विध्रुव आघूर्ण होता है P इज इक्वल टू Q इंटू 2L। और इसकी दिशा क्या होती है? फिर से दोहरा रहा हूं मैं, इसकी दिशा माइनस Q से प्लस Q की ओर अक्ष के अनुदिश होती है। अक्ष के अनुदिश होती है। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन यहां पे मैंने आपको फिर बता दिया, क्योंकि इस P का बहुत ही महत्वपूर्ण किरदार है हमारे इस डेरिवेशन में। सब इसके बलबूते पे ही होने वाला है यहां पर। तो P है द्विध्रुव आघूर्ण, P इज इक्वल टू Q इंटू 2L, और इसकी दिशा होती है माइनस Q से प्लस Q की ओर अक्ष के अनुदिश। ओके, और अब आपके पास एक बिंदु P है, कैपिटल P, जो कहीं भी है, इस निरक्षीय स्थिति में नहीं है,
इस अक्षीय स्थिति में नहीं है, कहीं भी है। चलो अच्छा, इसको ना मैं थोड़ा नीचे कर लूं, क्यों, सॉरी, इसको थोड़ा नीचे करना पड़े, क्यों नहीं हो रहा नीचे, हाँ ऐसा, क्योंकि यहाँ पे मुझे बहुत सारे कार्यक्रम करने हैं। चलिए ये हो गया आपका, यहाँ पे सब प्रोग्राम बनने वाला है। तो चलिए मैं मान लेता हूं कि इस मध्य बिंदु O से R दूरी पर, मध्य बिंदु O से कितने दूरी पर, मध्य बिंदु O से, इस लाइन को भी मैं अच्छे से खींच दूं क्या, हालांकि आप समझ जाएंगे, ये जो द्विध्रुव की लंबाई है 12, और अभी क्या बनाया मैंने कि R दूरी पर है मेरा बिंदु, R दूरी पर बिंदु P है, ये रहा बिंदु P, कैपिटल P R दूरी पर है, जिस पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब देखिए ये बिंदु P है, इसकी कोऑर्डिनेट्स को, इसके कोऑर्डिनेट्स को आप कैसे बताएंगे, ये R दूरी पे है और थीटा एंगल पे है, तो P का कोऑर्डिनेट हो जाता है R थीटा, इसे कहते हैं पोलार कोऑर्डिनेट्स। पोलार कोऑर्डिनेट्स, आपने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा है, वैसे ही पोलार कोऑर्डिनेट सिस्टम भी होता है, जिसमें किसी बिंदु की स्थिति को मूल बिंदु के सापेक्ष दूरी और अक्ष से किसी एक कोण पर दर्शाया जाता है। तो यहाँ पे इस बिंदु P का जो कोऑर्डिनेट्स हैं क्या क्या है, R दूरी थीटा कोण। ओके, तो अब आप देख सकते हैं कि बिंदु P न तो अक्षीय रेखा पे है और ना ही निरक्षीय रेखा पे है, वो कहीं भी है, मतलब ये क्या है, ये कोई से भी स्थिति है। सो नाउ वी हैव टू डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब हमको इस पॉइंट पे पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस द्विध्रुव के कारण। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। तो पहले आप जो सिस्टम करते थे वही सिस्टम यहां भी आप करिए। पहले आप इसको इसे जोड़ दीजिए ऐसे, ओके, और उसके बाद आपको इसको इससे भी जोड़ देना पड़ेगा, ठीक है, इसको इसे जोड़ दिया, दिख रहा है। कलर लेना चाहते हैं बैंगनी कलर, इसको भी बैंगनी ले लो, वायलेट बोलते हैं क्या इसको, ओके। तो ये हो जाएगा बीपी, ये हो जाएगा पीए, बीपी और पीए। लेकिन यहां पे अब आपको ऐसे नहीं करना है, हालात बदलने के अनुसार आपको अपनी रणनीति में भी परिवर्तन करना है। अब आप ये नहीं करेंगे कि इस माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र निकाल लिया और इस प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र निकाल लिया, ऐसा नहीं करना है। यहां पे रणनीति में थोड़ा सा परिवर्तन है और वो आपको सीखना है, ओके, ठीक है। तो चलो मैं क्या करने वाला हूं, मुझे ये मालूम है कि मेरे पास एक भौतिक राशि जिसका मैंने पीछे जिक्र किया है, ये P क्या है, P द्विध्रुव आघूर्ण है और इसकी दिशा है माइनस क्यू से प्लस क्यू, यानी वेक्टर P का डायरेक्शन क्या होगा, वेक्टर P का डायरेक्शन होगा कुछ ऐसा, ये है वेक्टर P। वेक्टर P समझ है ना आप, द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा क्या होगी, माइनस या प्लस की ओर होगी और इस अक्ष के अनुदिश होगी। मैं क्या कर रहा हूं, इस द्विध्रुव को और द्विध्रुव आघूर्ण को दो घटकों में वियोजित कर रहा हूं। बिल्कुल, सदिशों का वियोजन आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा, ओके। तो क्या करने वाले हम लोग, द्विध्रुव आघूर्ण को, अच्छा दूर लिखता हूं, द्विध्रुव आघूर्ण को दो घटकों में वियोजित किया जा सकता है। सदिश राशि है ना, द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है और सदिशों को दो या दो से अधिक घटकों में वियोजित किया जा सकता है। सबसे पहला मैं लिख रहा हूं P cos थीटा और सेकंड लिख रहा हूं मैं P sin थीटा। तो अब आप मुझे बताएंगे कि P cos थीटा किधर की तरफ होगा और P sin थीटा किधर की तरफ होगा। चलिए मैं ही बता देता हूं। देखिए ये है P, ये है ना P, और P यहां से कौन से एंगल पे है, थीटा एंगल पे है,
तो इसकी ओर लेके आएंगे तो ये कौन सा घटक बनेगा, ये कॉस घटक बनेगा। जहां से एंगल बनता है, जहां से एंगल बनता है वो कॉस घटक होता है, तो ये हो जाएगा पी कॉस थीटा। जहां से कोण बनता है वो कॉस घटक होता है। देखिए ये है पी और पी यहां से थीटा एंगल बना रहा है, तो इसका एक घटक इधर की तरफ जाएगा। जहां से कोण बनता है वो कॉस घटक होता है और उसके परपेंडिकुलर वाला यानी कि उसके लंबवत वाला क्या होगा, उसके लंबवत वाला होगा पी साइन थीटा, पी साइन थीटा। ओके, ये जो है थोड़ा कलर चेंज किया जाए, कलर वेरिएंट तो है अपने पास, ये ले लेता हूं। ये कौन सा है, ये वाला है पी साइन थीटा और ये वाला है पी कॉस थीटा। जहां से एंगल बनेगा वो कॉस घटक होगा और उसके लंबवत, कॉस घटक के लंबवत क्या मिलेगा आपको, साइन घटक मिलेगा। तो हम लोग यहां इसका डायरेक्शन लिख देते हैं पी कॉस थीटा किसका अनुदिश है, ये बिंदु क्या है, वो बिंदु ओ है। ये है ओपी के अनुदिश, ओ से पी के अनुदिश, और इसकी दिशा क्या है, ओपी के लंबवत, ओपी के लंबवत। समझ में आ रहा है आपको बच्चा, कोई दिक्कत है क्या, कोई परेशानी है क्या, नहीं है ना। सबसे पहले हमने क्या किया है, ये जो एक द्विध्रुव आघूर्ण है जिसकी दिशा माइनस क्यू से प्लस क्यू है, उसको दो घटकों में विभाजित किया है। कॉस घटक गया है ओपी के अनुदिश इस ओ से पी की ओर, और साइन घटक गया है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ओपी के लंबवत। इसके अनुदिश लिख देता हूं कि अनुदिश, ठीक है। और अब देखिए आपको जो दिया गया है, आपको जो दिया गया वैद्युत द्विध्रुव है वो ये ए बी है। ये गुलाबी वाला वैद्युत द्विध्रुव आपको दिया गया है और इस द्विध्रुव के सापेक्ष ये जो बिंदु P है, यहां पर आपको विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। ओके, जो किसी भी स्थिति पे है। तो आपने चतुराई क्या दिखाई है, जो दिया गया है, जो वैद्युत द्विध्रुव दिया है उसको आपने दो वैद्युत ध्रुवों में बांट लिया है। एक वैद्युत द्विध्रुव जिसका कि द्विध्रुव आघूर्ण कितना है, पी कॉस थीटा है। एक वैद्युत द्विध्रुव जिसका द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, पी साइन थीटा है। यहां पे बच्चों को थोड़ी सी दिक्कत होती है कि सर ये कैसे कमाल हो गया। बच्चा ए बी दिया गया वैद्युत द्विध्रुव है, ए बी क्या है, यहां पे कलाकारी दिखाता हूं। ओहो, एक मिनट रुकिएगा आप। ए बी क्या है, ए बी दिया गया वैद्युत द्विध्रुव है, दिया गया वैद्युत द्विध्रुव है, इसमें कोई दिक्कत, जिसका द्विध्रुव आघूर्ण कितना है, स्मॉल पी है, कैपिटल पी तो पॉइंट है, स्मॉल पी है। ओके, आपने क्या किया, आपने इस पी को दो भागों में बांटा है ना, एक पी कॉस थीटा और एक पी साइन थीटा। तो अब आपके पास इसके बराबर, इसके इक्विवेलेंट, इसके समान दो वैद्युत द्विध्रुव हैं। एक है पी कॉस थीटा वाला और एक है पी साइन थीटा वाला। एक वैद्युत द्विध्रुव जिसका द्विध्रुव आघूर्ण पी कॉस थीटा है, एक वैद्युत द्विध्रुव जिसका द्विध्रुव आघूर्ण कितना है, पी साइन थीटा है। अब ऐसा समझ लीजिए कि एक साइड मैं हूं और आपने मुझसे भिड़ाने के लिए, मुझसे लड़ाने के लिए मेरे बराबर दो पहलवान खड़ा कर दिया आपने। मैं एक पहलवान हूं और मान लो हूं, बॉडी शॉडी तो अभी नहीं है, ठीक है, चलो, मेरे से भिड़ाने के लिए आपने दो बंदों को यहां पर खड़ा कर दिया जो मेरे ही बराबर हैं, मतलब उनकी जो शक्ति होगी वो मेरे ही बराबर होगी। दोनों को मिला के ना, अलग अलग नहीं। पता चलता है मेरा एक्स है तो इसका भी एक्स है, उसका भी एक्स है, तो 2x हो जाएंगे वो दोनों, तब तो मैं गया। मेरा एक्स है तो x/2 ये होगा, x/2 ये होगा। या भी हो सकता है कि ये 75% हो या 25% हो, लेकिन उन दोनों की शक्ति मेरी शक्ति बराबर है। वैसे ही ये जो दिया गया द्विध्रुव है उसका द्विध्रुव आघूर्ण P है। आपने उस P को दो भागों में बांटा है, एक है P cos थीटा, एक है P sin थीटा, ठीक है। तो अब हम लोगों के पास दो वैद्युत द्विध्रुव हो गए, एक जिसका कि द्विध्रुव आघूर्ण P cos थीटा है और एक जिसका कि द्विध्रुव आघूर्ण P sin थीटा है। क्लियर, कोई दिक्कत यहां पर, कोई समस्या होना नहीं चाहिए दोस्त।
दोस्त हो, बच्चे हो, बालक हो, बालिका हो, संबोधन कुछ भी हो सकता है, स्नेह वही है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अब ये जो पी, मैं एकदम रफ शब्दों में लिखूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। पी कॉट थीटा, आगे लिखता हूं अगले पेज में, पी कॉट थीटा द्विध्रुव के सापेक्ष बिंदु P अक्षीय स्थिति में है, अक्षीय स्थिति में है। इसका क्या मतलब हुआ सर? इसका मतलब यह हुआ कि जब ये आप इस वाले वैद्युत द्विध्रुव को लेते हैं जिसका कि द्विध्रुव आघूर्ण P cos थीटा है, तो ये बिंदु P कहां पे है? ये बिंदु P इसके बढ़ाए गए अक्ष पे है, इसके बढ़ाए गए अक्ष पे है, यानी कि अक्षीय स्थिति में है। तब बिंदु P पर एक कैपिटल P है ना दोस्त, बिंदु P पर P cos थीटा वाले वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा? ये तुम बताओगे मुझे, कितना हो जाएगा? E1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R का क्यूब। यहां पे 2 भी रहता है। अक्षीय स्थिति पढ़ा है आपने, अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र क्या होता है? ये बिंदु P इस वाले द्विध्रुव के लिए अक्षीय स्थिति में है, तो इस द्विध्रुव के कारण यहां पर आपने विद्युत क्षेत्र निकाल लिया, और ये है E1, नाम दिया है आपने उसको E1, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन R क्यूब। मैं यहां पे गलती कर रहा हूं, क्या आप मुझे बता पाएंगे कि यहां पे गलती क्या हो रही है? क्या आप मुझे बता पाएंगे कि यहां पे क्या गलती हो रही है? बच्चा, P द्विध्रुव आघूर्ण है। आप जो वैद्युत द्विध्रुव लेते हैं उसका द्विध्रुव आघूर्ण रखना है यहां पे, और मैंने कौन सा द्विध्रुव लिया है? जिसका द्विध्रुव आघूर्ण कितना है? P cos थीटा है, जिसका द्विध्रुव आघूर्ण P cos थीटा है। फिर ये स्मॉल p है, थोड़ा सा दिक्कत, P cos थीटा। ओके, तो यहां पे आप P cos थीटा रखोगे। अब किसी को ये तो समस्या नहीं है सर फॉर्मूला तो ये नहीं है, फॉर्मूला तो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन R क्यूब। जी हाँ, फॉर्मूला वही है। P का मान नहीं रखेंगे आप, P का मान अगर 10 है तो P रख दोगे क्या? P का मान अगर 15 है तो जो वैल्यू है P की उसको रखना है। यहां पे P की वैल्यू क्या है? यहां पे P की वैल्यू P cos थीटा है, यहां पे P की वैल्यू है P cos थीटा, तो आपने रख दिया। सो E1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P cos थीटा अपॉन R क्यूब। और अगर आपने वो लेक्चर बहुत अच्छे से पढ़ा है, ध्यान दिया है, तो अब आपको पता होगा इसकी दिशा किधर होगी बच्चा? इसकी दिशा होगी इधर से इधर की तरफ। दिस विल बी E1, दिस विल बी E1। अक्ष के अनुदिश ही होता है, याद है? E1 याद करिए आप। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? P sin थीटा द्विध्रुव के सापेक्ष बिंदु P निरक्षीय स्थिति में है। अब कैसे है? ये है आपका P sin थीटा, और ये बिंदु P क्या है? इसके लंबार्धक पे है। अब आपने पहले इसको ऐसे कंसिडर किया, आपने लिया P cos थीटा, क्या ध्यान दीजिएगा, और बिंदु P कहां पे है? इसके बढ़ाए गए अक्ष पे है, तो बोलते हैं आप कि अक्षीय में है, आपने अक्षीय का फॉर्मूला लगा दिया। अब आप क्या ले रहे हैं? आप ले रहे हैं इसको, आप ले रहे हैं P cos थीटा वाले को, और इस P cos थीटा वाले के सापेक्ष ये कहां जाना पड़ेगा आपको? क्या आपको लंबार्धक पे नहीं जाना है? बिल्कुल जाना है। तो P cos थीटा वाले के सापेक्ष ये बिंदु P कहां पे है? ये बिंदु P निरक्षीय स्थिति में है। तब
बिंदु P पर P sin थीटा वाले वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र निकाल लीजिए। निरक्षी के लिए फॉर्मूला क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दूरी उतनी ही है, तो ये हो जाएगा P/R³। क्या यहाँ पे P रहेगा? बस साइन थीटा रहेगा ना, P की वैल्यू रखेंगे आप। यहाँ पे P की वैल्यू क्या है? यहाँ पे P की वैल्यू P साइन थीटा है, और इसकी दिशा क्या होगी? याद है निरक्षी की दिशा क्या होती है? निरक्षी वाले में डायरेक्शन क्या होता है? निरक्षी वाले में डायरेक्शन होता है इस द्विध्रुव के समानांतर, द्विध्रुव के समानांतर। ये देखिए, आपको याद होना चाहिए था, ये हो जाएगा E2। E1 अक्ष के अनुदिश होता है, मतलब अक्षीय वाला जो है वो अक्ष के अनुदिश होता है। निरक्षीय वाला, ये आपका वैद्युत द्विध्रुव है, ये आपका बिंदु है, उसके समांतर होता है। याद है लास्ट लेक्चर में आपका अक्ष ऐसा था, विद्युत क्षेत्र ऐसा आया था। यहां पे ये कैसा है? यहां पे ये द्विध्रुव ऐसा है, तो इसका विद्युत क्षेत्र ऐसा नहीं होगा क्या? बिल्कुल होगा। ओके, कोई समस्या तो नहीं है ना बच्चा? बालक हो या बालिका है तो बच्चा। ओके, तो आपके पास अब देखिए ये E2 मिल गया आपको। अब अगेन वही कहानी, वही किस्सा है। बिंदु P पर दो विद्युत क्षेत्र काम कर रहे हैं। मैं लिखूंगा, अच्छा इसकी दिशा लिख दूं मैं, और अच्छा दिखा तो दिया हूं तो लिखने की भी जरूरत नहीं है। E1 E2, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। बिंदु P पर दो विद्युत क्षेत्र कार्यरत हैं और दोनों बराबर हैं। ये कहना बिल्कुल गलत है, दोनों बराबर हो ही नहीं सकते। देख लो, ये P cos थीटा है, ये P sin थीटा है, ये 2 है, यहां पे 2 नहीं है। लेकिन एक चीज है, दोनों परस्पर लंबवत हैं, दोनों परस्पर लंबवत हैं। ओके, बिंदु P पर दो विद्युत क्षेत्र कार्यरत हैं, दोनों परस्पर लंबवत हैं। लंबवत कैसे हैं देख लीजिए, P sin थीटा और P cos थीटा परस्पर लंबवत है ना। और P cos थीटा का जो विद्युत क्षेत्र है वो P cos थीटा के अनुदिश ही है, तो E1 ऐसा है और E2 इसके समानांतर है, तो ये दोनों क्या परस्पर लंबवत नहीं होंगे? एक रेखा इधर को गई, एक रेखा इधर को गई, तो ये है E1 और ये है E2, तो E1 और E2 लंबवत होंगे कि नहीं? फिर से समझिए, E1 इसके अनुदिश है, E2 इसके समानांतर है। जब ये दोनों लंबवत हैं तो E1 और E2 भी क्या होंगे? E1 और E2 भी परस्पर लंबवत होंगे। ये बिंदु P है, E1 और E2 भी परस्पर क्या होंगे? लंबवत होंगे। और अब फिर कहानी कि बिंदु P पर दो विद्युत क्षेत्र काम करते हैं, दोनों विद्युत क्षेत्र, एक विद्युत क्षेत्र इधर की ओर है, एक विद्युत क्षेत्र इधर की ओर है, एक विद्युत क्षेत्र इधर की ओर है। ठीक है, ये E2 है, ये E1 है, डजंट मैटर। ओके, दोनों परस्पर लंबवत हैं, 90 डिग्री है। अब वही समांतर चतुर्भुज नियम लगाओगे आप, तो √a² + b² + 2ab cos थीटा लगेगा ना। लगा दीजिए ना आप समांतर चतुर्भुज नियम, लगाओ समांतर चतुर्भुज नियम। ऐसा होता है, परिणामी किसे दिया जाएगा? परिणामी विकर्ण से दिया जाएगा। तो r = √a² + b² + 2ab cos थीटा। और अब यहाँ पे थीटा कितना हो गया है? थीटा 90 हो गया है, यानी कि एक वेक्टर a, एक वेक्टर b, a है, ये b है, ये 90 है, थीटा = 90। तो cos यहाँ पे 90 रखेंगे आप, cos 90 कितना हो जाएगा? cos 90 0 हो जाएगा, यानी कि इसको पूरा शून्य कर देगा। cos 90 0 होता है ना बच्चा, बाय वाले हो, याद है? cos 90 0 होता है। तो r कितना बच गया? √a² + b² बच गया बस। अगर दो सदिश परस्पर लंबवत हैं तो उनका जब आप परिणामी निकालोगे समांतर चतुर्भुज नियम से, तो इस फॉर्मूले की जरूरत नहीं है।
आप डायरेक्ट इसी फॉर्मूले से काम चला लीजिए ना यार, डायरेक्ट ये फॉर्मूला आ जाएगा। जब थीटा 90 है तो कॉस 90 0, आर इज इक्वल टू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी यहां पे जो परिणामी ई होगा वो कितना हो जाएगा, रूट ओवर E1 का स्क्वायर E2 का स्क्वायर। कोई दिक्कत? ओके, इसलिए आपको बताया हूं कि दोनों क्या हैं, लंबवत हैं। तब पूरी कहानी लिख दूं मैं, तब समांतर चतुर्भुज नियम से, समांतर चतुर्भुज नियम से बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, ओके, कैपिटल E इज इक्वल टू रूट ओवर E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर। अगर कभी डाउट हो कि समांतर चतुर्भुज नियम के अनुसार तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होता है, तो याद रखिए परस्पर लंबवत है, थीटा 90 रखोगे cos 90 0 हो जाएगा, क्या बच जाएगा, अंडर रूट E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर। और अब कोई दिक्कत नहीं है, E1 का मान रखूंगा मैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p cos थीटा अपॉन r क्यूब, इसका होल स्क्वायर है बच्चा, है ना, होल स्क्वायर प्लस रूट ओवर, अरे रूट ऑलरेडी है ठीक है। E2 का मान कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p साइन थीटा अपॉन r का क्यूब, और इसका स्क्वायर है। यहां भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, यहां भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, यहां भी r क्यूब है, यहां भी r क्यूब है, यहां भी p है, यहां भी p है, और दोनों में दोनों का वर्ग है, ये बाहर आ जाएगा, वर्गमूल से बाहर आ जाएगा। तो कैपिटल E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r क्यूब रूट ओवर, ओके। यहां बच गया है 2 cos थीटा, सब बाहर आ गए हैं, 2 cos थीटा बच गया है बस, ये हो जाएगा 2 cos थीटा का वर्ग, यहां बच गया है साइन थीटा का वर्ग, यानी साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो आप, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r क्यूब रूट ओवर 4 ठोक cos स्क्वायर का थीटा साइन स्क्वायर का थीटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r क्यूब। अब मेरी अगली चाल देखो, इस 4 को मैं बांट ले रहा हूं, 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। हालात के हिसाब से फैसले लिए जाते हैं, जज्बात के हिसाब से नहीं। यहां पे मुझे इसको लाना था साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा में, जो कि 1 हो जाएगा, और जब ये 1 हो जाएगा तो मुझे मिलेगा, कितना मिलेगा, कितना मिलेगा, 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। और यही तो है किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर आपको R मालूम है, अगर आपको थीटा मालूम है, तो आप किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो ये निकल गया आपको परिणामी, कहां गया, समांतर चतुर्भुज नियम लगाइए, इसके समांतर एक लाइन खींचिए, समांतर लाइन खींचना है, समांतर 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 समांतर, इसके समांतर भी लाइन खींचिए, ओके। और ये हो जाएगा परिणामी, परिणामी कैपिटल E। और अब मान लीजिए कि ये जो परिणामी है उसका परिमाण तो आपने निकाल लिया, डायरेक्शन भी तो चाहिए होगा। डायरेक्शन मान लीजिए कि यहां से अल्फा कोण है, E1 से अल्फा कोण पे है, अगर ये E2 है तो ये भी E2 होगा, और ये 90 तो है ही है, ओके। अरे यार सदिश है ना, विद्युत क्षेत्र की सदिश राशि है, आपने अभी इसका क्या निकाला, परिमाण निकाला है, अब उसकी दिशा चाहिए होगी। तो मैं मान ले रहा हूं कि जो परिणामी विद्युत क्षेत्र है वो इस पहले विद्युत क्षेत्र से अल्फा कोण पे है, तो ये अल्फा मैं कैसे निकाल लूंगा, ये अल्फा मैं कैसे निकाल सकता हूं, परिणामी विद्युत क्षेत्र
विद्युत क्षेत्र की दिशा। समझिए, ये E2, ये E1, ये E1 है, ये E2 है और ये परिणामी है। ओके, समानता चतुर्भुज नियम लगाइए, ये हो गया। अब ये आप आगे मत जाओ, यहीं तक जाओ। ओके, दोनों के बीच का कोण 90 है, E1 और E2 के बीच का एंगल 90 है। ये E है, अगर ये E2 है, ये E1 है, तो ये इसके सामने समानता चतुर्भुज है, तो इसके सामने ये क्या होगा, ये वाला भी E2 होगा। अगर मान लीजिए अब यहाँ से अल्फा कोण बना रहा है, परिणामी विद्युत क्षेत्र यहाँ से अल्फा कोण बना रहा है, ये 90 है, तो tan अल्फा लगा लो ना, सिंपल सा। tan अल्फा क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, E2 बटे E1। E2 कितना है, अब बार बार नहीं बताऊंगा यार। E2 P साइन थीटा अपॉन आर क्यूब है। E1 कितना है, 2P कॉस थीटा अपॉन आर क्यूब है। तो जो जो कटेगा काट दो, ये कट गया, 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 ये कट गया। साइन अपॉन कॉस क्या होता है, साइन अपॉन कॉस होता है 10। साइन अपॉन कॉस हो जाएगा 10 10 10 10। सो tan अल्फा इज इक्वल टू 1/2 साइन अपॉन कॉस tan थीटा। यानी कि अगर मैं अल्फा निकालना चाहूं तो मुझे क्या मिलेगा, tan इनवर्स 1/2 tan थीटा। तो ये है परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा। अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2 tan थीटा। कोई दिक्कत। और अब देखते हैं कि हमने जो फॉर्मूला निकाला है किसी भी बिंदु के लिए विद्युत क्षेत्र, वो सही है कि नहीं, सही है कि नहीं, क्या वो किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र हमको दे सकता है। तो चलिए चेक करते हैं। कैसे चेक करेंगे आपको मालूम है कि अक्षीय पे क्या होता है, आपको मालूम है कि निरक्षीय पे क्या होता है। तो अगर मैं उस फॉर्मूले में थीटा की वैल्यू रखता हूं अक्षीय के लिए और निरक्षीय के लिए, तो मुझे सेम रिजल्ट मिलना चाहिए। ओके, तो चलिए, पहला अक्षीय स्थिति, ठीक है। हम लोग अब एनी पोजीशन वाला जो फॉर्मूला निकाले हैं, हम लोग किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए हमने जो व्यंजक निकाला है, उस फॉर्मूले से अब हम लोग अक्षीय निकालेंगे और निरक्षीय निकालेंगे। अक्षीय के लिए क्या हो जाएगा, अक्षीय के लिए थीटा क्या 0 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा 0, देखिए, ये है आपका विद्युत द्विध्रुव, ये होता है थीटा, पॉइंट पे इधर कहीं पे है। तो थीटा 0 कहने का क्या मतलब है, थीटा 0 कहने का मतलब है कि पॉइंट घूम के इधर कहीं आ जाएगा, अक्ष पे आ जाएगा। अगर बिंदु अक्ष पे ही है तो थीटा 0 हो जाएगा ना। तो थीटा 0, तो E कितना मिलेगा आपको, फॉर्मूला क्या है, 1/4πε0 है, P अपॉन आर क्यूब है, रूट ओवर है 3 cos स्क्वायर थीटा, यानी 0 लिखेंगे आप। थीटा की वैल्यू 0 है, अक्षीय के लिए थीटा की वैल्यू 0 है, प्लस साइन 0। ओके, यहां पे स्क्वायर है ना, देख लो आप। 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा, 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। यहाँ पे सॉरी, गलती हो गई मेरे से, 1 है ना, यहाँ पे 1 है। तो cos 0 तो 1 हो गया। जब cos 0 1 हो गया है, तो cos 0 1 ना, तो ये हो जाएगा 1/4πε0 P अपॉन आर क्यूब, 3 + 1 4 हो जाएगा, वहां से बाहर आएगा तो ये मिलेगा आपको। और यही तो अक्षीय के लिए फॉर्मूला है, अक्षीय स्थिति के लिए फॉर्मूला यही है ना, 1/4πε0 2P अपॉन आर क्यूब। क्या दिक्कत, थीटा 0 क्यों होगा, जब ये बिंदु घूम के अक्ष पे आ जाएगा तो थीटा 0 हो जाएगा, क्योंकि थीटा इस अक्ष से बनने वाला ही तो कोण है। तो अगर आपका बिंदु अक्ष पे ही है तो थीटा 0 हो गया। आपने वहां पे cos थीटा के जगह पे 0 रखा, cos 0 1 होता है, 1, 3 + 1 4, रूट 4 2 मिलेगा, 2 आके यहाँ पे इंटू हो गया। और अब चलते हैं निरक्षीय के लिए। निरक्षीय स्थिति नंबर 2, निरक्षीय स्थिति।
बताओ यार, तुम ही बताओ कि निरक्षी के लिए थीटा कितना होना चाहिए। ये मेरा वैद्युत द्विध्रुव है, ये मेरा निरक्षी है, पॉइंट पे इधर कहीं होगा। क्या यहाँ पर थीटा की वैल्यू 90 होगी? क्या यहाँ पर थीटा की वैल्यू 90 होगी? बिल्कुल होगी। थीटा 90 हो जाएगा तो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन आर क्यूब रूट ओवर 3 cos स्क्वायर 90, 3 cos स्क्वायर 90 प्लस 1। cos 90 तो शून्य होता है, यानी ये पूरा 0 हो गया, और रूट 1 तो फिर 1 ही हो गया। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन आर क्यूब। कोई दिक्कत नहीं, ये निरक्षी के लिए है, ये निरक्षी के लिए है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन आर क्यूब। तो आपने क्या सीखा है आज के इस लेक्चर में? आपने किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की है, और उस फॉर्मूले से आपने अक्षीय को भी प्राप्त किया है और निरक्षी को भी प्राप्त किया है। तो इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। हम लोग मिलेंगे अपने अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अलविदा।